कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं that are not defined by where they begin, but how courageously they evolve. From pioneering tire recycling in a foreign land to expanding into wellness, sports and storytelling. गोलियां चलाना स्टार्ट करें। गोलियों का भी इसमें एक रीजन है, पीछे का जो अंश आपका वजूद कि ये आदमी बाटला केस में भी इन्वॉल्व था। जॉर्जिया जाने के पीछे ना फ्रीडम ना अपॉर्चुनिटी, फ्रंट पे जो था ना वो था मेरे को किक। I was a very active part of my team. was the biker gang. उसके अंदर में शेर जिन्होंने फिल्म को मारा था। अनसर्टेनिटी जो वर्ड है ना, ये आपको डराता है। जब आपको समझ जाते हो ना, तो ये आपकी ताकत बनता है। इकोसिस्टम वहाँ मेरे लिए नया था, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी वाज देयर। आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। टेलिंग यू ट्रू, आई एम ए फर्स्ट टायर रिसाइकलर इन जॉर्जिया कंट्री। जब टायर इकट्ठा करना शुरू किया ना, आई स्टार्टेड पेइंग पीपल 20 पैसा वहाँ का एक टायर के लिए मैं पे करता था। फिर मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया इस चेंज के लिए कि यार कोई कानून लेके आओ, तो मैंने चीजों को अपोजिट किया, रेडियो अनाउंसमेंट किया। ये सब ना एक सोच से शुरू होता है, पहले एक आइडिया, देन यू स्टार्ट प्लानिंग, और कितना लगा के कितना मिलेगा। एक है मेरी मेंटल हेल्थ, एक है मेरी फिजिकल हेल्थ, एक है मेरी सोशल हेल्थ, एंड देन फाइनेंशियल। 45 प्रोडक्ट्स वहाँ पे बना के बेच भी रहे हैं। एटलीस्ट उनकी गवर्नमेंट के अंदर वो मानसिकता है उनकी, वो एक्सेप्ट करते हैं चीजें, जिसका नाम है -35। एक गुजराती फैमिली, जय श्री कृष्ण, जो इलीगल इमिग्रेंट थे, ट्राइंग इलीगली टू एंटर इन यूएस, इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। एंड दैट नाइट देयर वाज ए स्टॉर्म, इतना भयंकर तूफान था और -35 डिग्री टेम्परेचर था। हस्बैंड, वाइफ, बेटी और एक बेटा 3 साल का, वो उस तूफान में फंसे। एंड 17 ईयर ओल्ड गर्ल, बाहर जाना, सेटल होना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि वो जाए। एक बार आपने फीस पे किया, बच्ची फीस भी पे कर रही है, 2 लाख रुपए कमा रही है। कमांडर साहब एक बात बताओ, 17 साल का बच्चे के पास क्या क्वालिफिकेशन है कि 2 लाख रुपए कमाए? कितनी हार्ड लाइफ वो जीते हैं, दे आर इन हेल। और अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी जिंदगी का कोई मायना बचता नहीं है। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इंडिया को ग्लोबल लेवल पे, जॉर्जिया में स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं that are not defined by where they begin, but how courageously they evolve. From India to Georgia, from identifying opportunity in unfamiliar terrain to building industries where none existed before. Sushil Malik's journey is one of vision, resilience, and reinvention. Rooted in the disciplined ethos of a Gurukul in Kurukshetra, the very land that echoes the lessons of Mahabharata. His foundation was shaped by values of duty, perseverance, and inner clarity long before the world saw his ambition. At a time when most people seek comfort in familiarity, he chose to step into the unknown. 2011 में सुशील ने जॉर्जिया में कदम रखा था, not just to build a business, but to create an ecosystem. From pioneering tire recycling in a foreign land to expanding into wellness, sports, and storytelling, his work reflects a deeper purpose to create impact that transcends borders. Today, as a global entrepreneur and investor, a visionary and a cultural ambassador, he stands at the intersection of business, sustainability, and most important, social responsibility. Silently shaping narratives, creating opportunities, and redefining what it means to be an Indian abroad. This is not just a story of success, it is a story of intent. Welcome to the Untold Story with Commander Victor Mike. सुशील सर, वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। कैसा लग रहा है जॉर्जिया से अपने हिंदुस्तान वापस भारत आने के सफ़र के बाद? सर, फीलिंग फैंटास्टिक एंड थैंक्स टू यू। वैसे मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आज के एपिसोड में हम बहुत चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जहाँ पे जो एक धारणा होती है हमारे दिमाग में कि एक एनआरआई कैसे एक दूसरी जगह में पहुंचता है, उसके दिल में क्या खलबली चल रही होती है, और उसके बाद वो सिर्फ सेटल नहीं होता, वो अपने आसपास के काफ़ी लोगों को सेटल करता है। तो आप आज के एपिसोड में
वॉच करते रहिएगा। कई ऐसे खुलासे होंगे जो आपकी धारणा, आपके मिसकंसेप्शंस को बिल्कुल क्लैरिटी से क्लियर करेंगे। सुशील सर, गोलियां चलाना स्टार्ट करें। तैयार। गोलियों का भी इसमें एक रीज़न है बात करने का, अभी खुलासा होगा। सीधी बात मैं करता हूँ, 2011 में जब आप हिंदुस्तान, अपनी भारत की मातृभूमि को छोड़कर जॉर्जिया में गए थे, तो किस चीज़ के लिए गए थे? कोई फ्रीडम था दिमाग में, कोई अपॉर्चुनिटी थी, या कोई डीपर कनेक्शन के लिए वहाँ पे पहुँचे थे? और क्योंकि आपने भारत माँ को छोड़ के इतना बड़ा स्टेप लिया था जॉर्जिया तक जाने का, जी। पीछे का जो अंश आपका वजूद पीछे जो छूट गया, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता कि ये आदमी बाटला केस में भी इन्वॉल्व था। कमांडर साहब, जॉर्जिया जाने के पीछे ना फ्रीडम, ना ना अपॉर्चुनिटी। बिजनेस, ना अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली ये सब पीछे था। जी फ्रंट पे जो था ना, वो था मेरे को किक। मेरे को जिंदगी में हमेशा कुछ नया करने की एक चाह रहती है, जी। एंड आई वॉज फीलिंग बोर्ड विद माई प्रोफेशन, विद रूटीन लाइफ। तो एक नया कुछ करने की चाह जो मेरे को वहाँ लेके गई। अदरवाइज यहाँ पे मेरे पास एक इकोसिस्टम था, फ्रीडम था, अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट स्टिल आई वांटेड सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू किक्स, न्यू थिंग्स इन लाइफ। तो एंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो दिल्ली के साथ एक और वर्ड भी जोड़ दीजिए, दिल्ली पुलिस। So I was a very, very active part of my team. जी And मेरे टाइम पे आपने सुना होगा ओम प्रकाश बंटी द बाइकर गैंग, जी उसके में, और शेर सिंह राणा जिन्होंने फूलन देवी, जी। उस केस में हमारा बहुत अहम योगदान था। हमारा या सुशील मलिक का? सर, ये टीम एफर्ट्स होते हैं, जी नोबडी कैन डू इट अलोन, तो इट वाज ए टीम एफर्ट। जी। तो सब लोग साथ थे, और ये सब छोड़ के वहाँ जाने के पीछे बस एक था कि कोई नई किक मिले ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। तो सब अपना वजूद पीछे छोड़ दिया, वो बाटला केस जिसके ऊपर बॉलीवुड की मूवीज भी बन चुकी हैं। सर, वजूद पता क्या होता है, सफलता तब तक सफलता जब तक आप उसको अचीव नहीं करते। एक्चुअली ज़िंदगी है ना जो, वो कंटिन्यू प्रोसेस है। True. एक वजूद से दूसरा वजूद पा लेते हो तो तीसरा वजूद, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये लाइफ। तो उसी को कंटिन्यू रखने के लिए आई शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू जॉर्जिया। पर सच बात बताओ कि हिंदुस्तान, भारत से जॉर्जिया ही क्यों? एक अनसर्टेनिटी सबके दिल में होती है, जैसे मेरे भी दिल में है, मेरे जहन में भी एक डाउट आता है। आज तो एक ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो खुद फ्लक्स में है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, स्पेशली जीसीसी गल्फ कंट्रीज़ में। जी। उसको छोड़ के आप देखिए कि पूरे यूरोप में भी एक खलबली मची हुई है। जी। तो अपनी रूट्स को छोड़कर एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में जाना, पहली बात तो ये किक तो मुझे अभी समझ आई, बट जॉर्जिया ही क्यों? कमांडर साहब, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था जी। एक्चुअली आई वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम इंडिया, और बच्चों के लिए या जो भी अपनी किक के लिए उनको तैयार किया कि यार लेट्स गो समवेयर। मैं आपको ये बार बार इसमें इसलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे ऑडियंस के दिमाग में भी प्रश्न आते हैं। क्योंकि हमारा या तो एक यूएस वीज़ा या कैनेडियन वीज़ा, इसके बाहर हम सोचते नहीं हैं। जॉर्जिया तो एक बिल्कुल ही यूएसएसआर का एक पहले बड़ा पार्ट होता था, नॉट इवन रशिया। आपने एक अलग एक अलग ज़मीन को चुना। देखो सर, वहाँ आपके लिए काम करने का ना एक बेटर फील्ड वहाँ पे मिला। अच्छा। अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, बट स्टिल आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट का बहुत ज़्यादा चांसेस वहाँ पे हैं। अच्छा। इस कंट्री में आप अपनी आइडेंटिटी को जल्दी क्रिएट कर पाओगे, जल्दी आसानी से काम कर पाओगे, और सेम टाइम पे डिफिकल्टीज में। तो ये सारा होमवर्क आपने पहले नहीं व्हेन आई रीच देयर देन आई स्टडीड, या क्योंकि उस टाइम पे उतना कुछ इंटरनेट ही नहीं था। हाँ जी, स्टडी, चैट जीपीटी नहीं था। जी जी। तो सो जब ये अनसर्टेनिटी आती है, हर एक इंसान के दिल में एक डिलेमा आता है कि जैसे आपने वहाँ जाके अपनी शुरुआत करी, तो इस अनसर्टेनिटी में और जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जब इसके बीच में एक वो कहते हैं ना वो फाइट होती है, तो कहीं ना कहीं जीत आपकी हुई, क्योंकि 2011 से आज आप वहाँ पे पूरा अपना
जमा चुके हैं अपने पूरे रूट्स को, अपनी फैमिली को वहाँ पे सेटल कर चुके हैं और आप काफ़ी लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जॉर्जिया में, जिसके बारे में आगे खुलासा होने वाले हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी के आगे जो आपका पड़ाव होता था, ये जीत होती थी, वो कैसे आपने? सर मैं आपको क्लियर करता हूँ, अनसर्टेनिटी जो वर्ड है ना, जी। एक्चुअली फर्स्ट ये आपको डराता है। जब आप अनसर्टेनिटी को समझ जाते हो ना, तो ये आपकी ताकत बनता है। और अब नाउ ऑन विच स्टेट आई एम, अनसर्टेनिटी है ना मेरे को पावर देती है, मैं उससे डरता नहीं हूँ। उसमें क्या किक मिलती है आपको? अनसर्टेनिटी देखो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नेसेसरी भाई जो होगा वो तो होगा ना। हमारा काम करना है, किसी विजन के लिए, अपने मोटिव के लिए, कोई जिसका जो भी मोटिव है उसके लिए काम करना है। अनसर्टेनिटी आपको डराती है, पर जब आप अनसर्टेनिटी को समझ जाते हो कि जो होगा अच्छा होगा, तब वो आपको पावर देती है। एक्चुअली एज अ वो कहते हैं ना, योद्धा हमेशा रेडी रहता है। आर्ट ऑफ वॉर भी यही सिखाता है कि अनसर्टेनिटी तो हमें हमेशा बनी रहेगी। आप अपने ओपोनेंट्स के, अपने एनिमी के सारे मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चाहे आप आज के डेट में एआई वॉरफेयर में घुस चुके हैं, जहाँ पे 48 घंटे भी आप आगे पहुँच जाते हैं कि आपका एनिमी क्या सोच सकता है, इतना डेटा एक्वायर हो जाता है। बट फिर भी क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान की जो मानसिकता होती है, उसकी समझ होती है, वो ग्राउंड रियलिटी पे अलग होती है। तो चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वो जो अनसर्टेनिटी होती है जब आप किसी दूसरे अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में जाते हैं, अनफेमिलियर बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेशली जाते हैं, उस पर कैसे फतेह करें? देखो सर, कुछ बोलना कि फतेह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये ट्रू है कि इकोसिस्टम वहाँ मेरे लिए नया था, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी वाज देयर, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैंने शुरू से किया। लैंग्वेज इशू था वहाँ पे, और आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है ना, आप जिस देश की भाषा नहीं जानते, एंड आई लर्न जॉर्जियन जस्ट इन 3 months, इवन रीड एंड राइट। जी, अपना एक इकोसिस्टम तैयार किया, लोगों में ट्रस्ट पैदा किया, मतलब इट वाज ए लॉन्ग जर्नी, यू नो। आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, आपने वहाँ पे जाके एक बिल्कुल ही नया इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, टायर रिसाइकलिंग। इसका ख्याल कहाँ से आया? कमांडर साहब, मेरे को ना पुरानी चीज़ों को नया बनाना, ये एक्चुअली मेरे को किक देता है। अब अभी आप देख रहे हैं ना, जिस रूम में हम बैठे हैं, कितनी सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स है। बिफोर 10 और 15 ईयर्स वी जस्ट हैड 2 और 3 बिलोंगिंग ना। आज हमारे पास 10 से 15 चीज़ें हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि चीज़ें जाएंगी कहाँ पे? इतने सारे फोन्स, कैमराज, शूज़, क्लॉथ्स, है ना, मल्टी टाइम बढ़ गई हैं बिलोंगिंग। अगर मैं आपसे एक सटीक चीज़ पूछूं, वो चीज़ें कहाँ जाएंगी, तो शायद वो कबाड़ी वाले के पास जाएंगी। तो कभी आपके जहन में आया कि टायर रिसाइकलिंग को कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी, अगर आप उन्हें बोलते हो कि मैं टायर रिसाइकलिंग कर रहा हूँ, तो आपको बोलते हैं यार तू कबाड़ी का काम कर रहा है? ऐसा कभी कुछ? ठीक है सर, ये परसेप्शन, पर मैं उनको ना रिन्यूअल कैसे होता है, क्रिएटर, मैं कबाड़ी नहीं कहता, क्रिएटर कहता हूँ, क्योंकि वो सोर्स मैं देखता हूँ, जिसको कबाड़ बोलते हैं ना लोग, मैं उसको सोर्स देखता हूँ, और उस सोर्स को न्यू लाइफ देना, ये मतलब क्रिएशन है। सो जब आप जॉर्जिया में पहुँचे और आपने ये नया एक इंट्रोडक्शन लेके आए उस एनवायरनमेंट में, उस बिजनेस एनवायरनमेंट में, उस समय आपका कंपटीशन लेवल क्या था और कितने लोग कर रहे थे ये कंपटीशन? टेलिंग यू ट्रू, आई एम ए फर्स्ट टायर रिसाइकलर इन जॉर्जिया कंट्री। First tire recycler. Please note this point. Sushil Malik is the first tire recycler of Georgia. Yes. I introduced my project to government. I approached them, and it took more than 4 months just to get the license for recycling. But आपने ऐसा क्या उसमें देखा जो बाकी के लोगों ने नहीं देखा? क्या अपॉर्चुनिटी आपको उसमें दिखी? सर, किसी भी चीज़ को देखो, सोर्स को, अभी टायर एक हैजेडियस वेस्ट है जी, उसको आप गला नहीं सकते, जला सकते हो पर वो पोल्यूटेड है जी, उसको आप पानी में नहीं दबा नहीं सकते, गला नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, उसको रिसाइकिल ही करना पड़ेगा आपको। इट्स द ओनली वे टू टू गेट इट इन प्रोडक्ट। तो और कोई वे नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में था कि यार, अभी देखो, नंबर ऑफ कार्स इंक्रीजिंग एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। आज अगर 10 लाख कार हैं, कल 20 लाख कार हैं, तो इसमें मेरे को स्कोप भी दिखा, लंबा स्कोप है। आज मेरे पास 50 लाख टायर है, कल 1 करोड़ टायर होगा मेरे पास।
तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा मेरा। बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली, इट्स अ वेरी वेरी इनोवेटिव अप्रोच। हम लोग कई बार अपने आप को सोचते हैं वी आर टू इंटेलेक्ट, यू नो, वी आर क्रिएटर्स, वी आर इनोवेटर्स, बट आज मैं इस मंच पर एक ऐसे इनोवेटर के साथ बैठा हूँ जिसको वो खिताब भी मिल चुका है दैट ही इज़ द फर्स्ट टायर रिसाइकलर ऑफ जॉर्जिया। जी। मुझे एक बात बताइए, आपको सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ से मिला? रेगुलेटरी बॉडी से, कल्चरल जो एक कॉन्सेप्ट था वहाँ जॉर्जिया में, या फाइनेंशियली? सर एक्चुअली ये अगेन बंच ऑफ ऑल थिंग्स ना, यू नो, मिक्स कैग, मिक्स हाँ, मतलब सबसे किसी एक चीज़ को क्रेडिट। छोटी छोटी चीज़ें बताएं, स्पेशली वहाँ का कल्चरल जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे आपने बताया कि उनकी गवर्नमेंट को समझाने में मुझे टाइम लगा, 3 महीने आपको लग गए जी, स्पेसिफिकली फॉर लाइसेंसिंग के लिए। जी। तो वो कल्चरल शिफ्ट लाने में कितनी दिक्कतें आपको आई सर अदर देन द लाइसेंस? इन 2014 जब मैंने टायर रिसाइकलिंग स्टार्ट किया ना, तो सिचुएशन क्या था, आई गोट द लाइसेंस एंड आई स्टार्टेड कलेक्टेड टायर्स। जब टायर इकट्ठा करना शुरू किया ना, तो आई स्टार्टेड पेइंग पीपल 20 पैसा वहाँ का एक टायर के लिए मैं पे करता था, कलेक्टिंग देम एंड ब्रिंग इट टू इन माई फैसिलिटी एंड रिसाइकलिंग। फिर मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया इस चेंज के लिए कि यार कोई कानून लेके आओ, and government ultimately made a law that if anybody will have more than 5 scrap tires in their yard, they will get 500 Georgian lari fine. जी। तो मैंने चीज़ों को अपोजिट किया, फिर रेडियो अनाउंसमेंट किया और लोग मेरी फैसिलिटी पे टायर लेके आने लगे एंड दे स्टार्टेड पेइंग मी। मैंने उनसे उल्टा पैसा लेना शुरू किया। इसको कहते हैं राइट पुलिसिंग। एक पुलिस वाला हमेशा पुलिस वाला ही रहता है। डंडा चाहे वो दिल्ली में लगा हो किसी को, चाहे वो डंडा कहीं और जाके जॉर्जिया में लगाया हो। आई सल्यूट टू योर स्पिरिट एंड योर माइंडसेट। बहुत लोग ये चीज़ें समझ नहीं पाते। थैंक यू कमांडर साहब। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, जैसे हम इस इनोवेशन के बारे में बात करें, समटाइम्स इनोवेशन, वो कहते हैं ना, इनोवेशन इज़ समटाइम्स ओवर रोमांटिसाइज्ड। एक हम फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं कि मैं ये इनोवेशन लाऊंगा, फिर देखो मैं बिल्कुल ऐसा डिसरप्शन लाऊंगा मार्केट में। बट बहुत सारे स्टार्टअप्स रोज़ आज की डेट में बनते हैं और उससे ज़्यादा स्टार्टअप शायद गिरते हैं। सो इस पर्टिकुलर टायर रिसाइकलिंग के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा अनग्लैमरस अप्रोच, और एक जो वो कहते हैं ना कि आपको अपनी टीम बिल्डिंग करनी पड़ी होगी, उनको भी समझाना होगा। हाँ। क्योंकि बिना टीम के तो कुछ होता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अनग्लैमरस चीज़ क्या थी? देखो सर, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। 2 टाइप का बिजनेसेस होते हैं। एक बिजनेस होता है जो आप आगामी ज़रूरत को देख के आज चीज़ को पैदा करते हो ना, तो वो इंडस्ट्री बन जाता है, इंडस्ट्री जी का मोड लेता है। और जब वहाँ पे ऑलरेडी डिमांड है किसी चीज़ के एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग इट, ये बिजनेस होता है। तो स्टार्टअप समथिंग इज कि जिस चीज़ की फ्यूचर में ज़रूरत है ना, और उसको आज आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपकी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। इसमें अनग्लैमरस तो काफ़ी सारे पहलू हैं सर। कुछ सुनने को भी मिलता था क्या कभी? हाँ, लोगों से क्या होगा, इसका क्या करोगे, कहाँ जाएगा। बट वो घोड़े की नाल पहनी हुई थी तो सोचा था कि टारगेट मेरा क्लियर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप सक्सेस करना। बिल्कुल। एक सच बात बताइएगा, कैसा महसूस होता है एक बाहर के देश में जाके अपना वजूद खड़ा करना, अपना एक नाम क्रिएट करना, और ये जो हमने अनग्लैमरस कल्चरल शिफ्ट की बात करी, यू नो, गवर्नमेंट से भी भिड़ना, उनको समझाना, उनके लोगों को। कई लोग ऐसे भी होंगे कर्ज करते होंगे, यार अब हमें छोड़ने जाना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा 500 व्हाटएवर जॉर्जियन का जो करेंसी है उसमें होगा। सो जब ये डिसरप्शन आप लेके आए, आज की डेट में मेरे सामने बैठ के कैसा महसूस होता है? अच्छा है सर। मतलब एक इनोवेशन आपने क्रिएट करी, वो भी बाहर की कंट्री में जाके, इसके लिए हिम्मत तो बहुत चाहिए। चाहिए सर, और कॉन्टिन्यूअस डेडिकेटेड टू योर विजन जी, ये भी चाहिए। मतलब उसके करते रहना पड़ेगा। 10 बार आपके डिसीजन होते हैं एंड व्हेन यू ग्रोइंग, तो आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की प्रेशर आप पे रहता है। हाँ, तो वो सबको झेलना है ना, और आज अच्छा लगता है सर। आप किक की बात कर रहे थे, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इनका सफ़र सिर्फ टायर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तक नहीं रहा है, ये अब घुस चुके हैं वेलनेस में, ये घुस चुके हैं आयुर्वेदा में, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेलनेस जिसके बारे में हम बात करेंगे, हर्बल हीलिंग हैंड्स के बारे में। और इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म ऐसी जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे,
दैट हैज़ इवन गॉट टू पेरिस प्ले इंटरनेशनल फिल्म Yeah, फेयर. yeah. सो ये जो इतने पहलू हैं, यू नो, अब हर चीज़ में आप बोल दो कि मुझे किक लग रही है, किक लग रही है, किक लग रही है. एक जो डीपर सेंस आता है, जो आपका एक कनेक्शन बन रहा है, चाहे वो एक इनोवेटिव अप्रोच थी टायर रिसाइकलिंग प्रोसेस से, फिर आप वेलनेस में घुसे, आयुर्वेदा में घुसे, फिल्म में घुसे, क्या महसूस करते हैं आप? कैसे कनेक्ट करते हैं? एक अप्रोच कैसे रखते हैं आप? टेलिंग यू ट्रू कमांडर साहब, हर चीज के पीछे ही प्रॉब्लम है. मैं प्रॉब्लम को बिजनेस बनाने में विश्वास करता हूँ. हाउ इज इट दैट पॉसिबल इन फिल्म्स आल्सो? फिल्म्स तो एक मैसेज था, एंड एक्चुअली आई डिड इट फॉर ए सोशल मैसेज ओनली. सोसाइटी को मैसेज के लिए, जो इलीगल इमिग्रेशन और ये सब है, वो दैट वाज ओनली मैसेज. देयर वाज नो बिजनेस. सो मतलब जब आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हाउ डू यू सी योर सेल्फ? आपने बोला प्रॉब्लम को आप पकड़ते हैं, सो यू सी योर सेल्फ फर्स्ट एज अ बिजनेसमैन और यू सी योर सेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर? सर, दोनों का मिक्स आंसर दूं? दीजिए ना, थोड़ा एक रोमांच. प्रॉब्लम सॉल्वर ही बिजनेसमैन होता है. प्रॉब्लम सॉल्वर ही बिजनेसमैन होता है. अच्छा, कई लोग ये भी सोचते हैं ना कि हम बिजनेसमैन बनेंगे और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में नहीं सर, वो एक्चुअली ना ट्रेडर बन के रह जाते हैं, वो बिजनेसमैन नहीं बन पाते. और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, एक्चुअली इन 4-5 वर्ड्स को ना हम लोग एक ही वर्ड समझते हैं. जी. देखो, किसी चीज़ को ट्रेड करना, ट्रेडिंग करना बिजनेस है. एंटरप्रेन्योर किसी आइडिया और नई इनोवेशन को ईजाद करना, वो एंटरप्रेन्योर. और फिर इंडस्ट्री पे जाना, जी. दैट इज़ मच बिगर अप्रोच ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस तो हर आदमी करता है, पर उसको एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह बिजनेस को करना. देखिए, एक बिजनेस को स्टैब्लिश करना, मैं अभी एक स्टार्टअप भी हूँ जो काफ़ी लोग नहीं जानते जी. चाहे मुझे 1 या 2 साल हो गए हैं. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट? Of course. एंड आपने बताया कि जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वही एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है. जी. तो ये जो पर्पस ड्रिवन आइडियोलॉजी होती है, जी. उसके लिए समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है. तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे किस में कितनी एनर्जी डालनी है, किस में कितना टाइम डालना है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बिजनेस का मुझे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे एनवायरनमेंट के लिए एक इकोसिस्टम खड़ा करना है? उसके बारे में विस्तार से बताइए. कमांडर साहब, ये सब ना इंस्टिंक्ट एक सोच से शुरू होता है. जी. बेसिकली इट स्टार्ट विद ए आइडिया ओनली. राइट. पहले एक आइडिया आता है. आइडिया को आप बिगर वर्जन में लेके जाते हो. देन यू विल स्टार्ट प्लानिंग. फिर आप उसके डेटाज पे जाते हो कि यार इस तरह की चीज़ों के क्या क्या पास्ट इन सब चीज़ों का डेटाज क्या है, कहाँ तक लेके जा सकते हो, क्या कर सकते हो, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और कितना लगा के कितना मिलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम क्या. तो इन सब चीज़ों को मिला के ये एक इसको स्ट्रेटजी भी कह सकते हो. या मतलब एक मैंने मेन अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया बिजनेस का. जी. तो तब मैं अपनी एनर्जीज और टाइम दूसरी चीज़ों में ना लगाऊं, तो आपके हिसाब से वो बेटर है. हाँ. मैंने जैसे ही एक चीज़ को प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश कर दिया, खड़ा कर दिया, इकोसिस्टम बना दिया, अब मैं अपने साइड गिग्स के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर सकता हूँ. हाँ, पर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा. जी. देखो सर, किसी चीज़ को आप जिस एफर्ट से स्टार्ट करते हैं ना, होता क्या है कि फर्स्ट स्टेज की सक्सेस के बाद यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स, है ना, रिलैक्स हो जाते हो. नहीं सर, एंड तक आपको सेम डेडिकेशन, टाइम कम अप डाउन हो सकता है आपका, पर डेडिकेशन आपका वही रहना चाहिए. उसको आप उतने ही संजीदा होने चाहिए अपने उस बिजनेस को लेके जैसा आप स्टार्टिंग पे थे. ये एक्चुअली ना बहुत बड़ी सोच है, और ये एंटरप्रेन्योर्स जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं सुशील सर की तरह, ये सोच जो मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और इनके इतने सटीक मैसेज से शायद आप तक पहुंच भी चुकी है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग मी, कि मैंने तो अभी वो सक्सेस को टेस्ट नहीं किया, बट जो लोग सक्सेस को टेस्ट कर चुके हैं उनका काम वहाँ पे रुकता नहीं है, वो काम बरकरार रहता है, चलता रहता है. एंड इनफैक्ट जितनी एनर्जीज़ आपकी उस पर्टिकुलर सक्सेस के फर्स्ट स्टेप में होती है, शायद उससे ज़्यादा एनर्जीज आपको उस सक्सेस के नेक्स्ट स्टेप तक लगानी पड़ती हैं. एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली सुशील सर इज़ टेलिंग, दैट इट्स एन एवर गोइंग प्रोसेस. जी. कभी रुकता नहीं. नहीं सर. बट हाँ, ये है कि जब तक हम अपना
अपनी जड़ें एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम ऑफ अ बिजनेस में स्टैब्लिश नहीं करते हैं तब तक हमें अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, साइड गिग्स में शायद नहीं जाना चाहिए अनटिल अनलेस उस साइड गिग से भी मेरे मेन बिजनेस में कोई बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स या हो सकते हैं, वो कल्चरल प्रॉफिट्स हों, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हों, आइडियोलॉजी प्रॉफिट्स हों, उसकी कोई परिभाषा नहीं होगी। या एक्चुअली कमांडर साहब पता है क्या है, सक्सेस को लोग फाइनेंस से ही हमेशा प्रोग्रेस से जोड़ के देखते हैं। जी 2 करोड़ कमा लिया बंदा सक्सेस, हाँ ऐसा नहीं होता। मेरे अपने हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस है ना, वो 4 पिलर पे खड़ी होती है। ओके आज मैंने स्टार्ट किया, एक है मेरी मेंटल हेल्थ, एक है मेरी फिजिकल हेल्थ, एक है मेरी सोशल हेल्थ एंड देन फाइनेंशियल। लास्ट इफ आई एम ग्रोइंग विद वन पिलर कि मैंने अपना फाइनेंस को इतना बढ़ा लिया एंड आई लॉस्ट माय मेंटल हेल्थ, then there is no success. If I am fit physically and got lot of money और मेरा सोशल सक्सेस नहीं है, सोसाइटी में ना कोई कंट्रीब्यूशन है, ना कोई जानकारी है, अगेन यू फेल। और फिजिकल मेंटल वो दो नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ से आपका फैमिली भी है, वो भी, जो इन 4 पिलर से बढ़ता है ना। आदमी कमा रहा है 2 करोड़, तो 2 करोड़ के जितना उसको यूज करने के लायक उसकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, उसको री इन्वेस्ट करने के लिए, उसको यूज करने, उसकी फिजिकल हेल्थ वैसी होनी चाहिए कि वो उसको यूज कर पाए, सोशल सोसाइटी में उसका वैसा ही नाम या उस लेवल का होना चाहिए, और उतना ही उसके पास फाइनेंस होना चाहिए। देन यू कैन से ही इज सक्सेस। वेरी ब्यूटिफुली सेड। ये जो 4 पिलर्स हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड देन फाइनेंशियल, यस, आई थिंक अगर इसके एसेंस को हम समझ सकेंगे तो एक सक्सेस की जो परिभाषा हम लोगों के दिमाग में चलती है उसको हम और अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसके डीपर रूट्स को समझ पाएंगे, एंड वी विल बी वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग आवर बिजनेस जर्नी, प्लानिंग आवर प्रोफेशनल जर्नीज, जिसमें हम कहीं ना किसी एक पहलू को डिसरिगार्ड करते हैं, उसके ऊपर उतनी मेहनत नहीं करते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ जी, एंड दैट इज़ द रीज़न लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली फेल। और सर lot of thousands of examples are there in this world। जी किसी भी बड़े आदमी को उठा के देखो, उसने कहीं ना कहीं एक पिलर को ख़त्म कर लिया, या तो उसकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, या उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो मेरे लिए ही इज़ ए रिच गाय है, ही मेड कपल बिलियन मिलियन ट्रिलियन जो भी उसने बनाया, बट स्टिल ही इज़ नॉट सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। उसका मायना अपना है, वो सक्सेस है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, विच इज़ वन ऑफ सो कॉल्ड, अभी तक मैं इसको साइड गिग्स में लाऊंगा या आगे जाके ये कुछ बड़ा इकोसिस्टम बनने वाला है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आयुर्वेदा को एक फॉरेन मार्केट लाइक जॉर्जिया तक ले जाना, इट्स नॉट ओनली अ बिजनेस, इट्स अ कल्चरल ट्रांसलेशन। ऑफ कोर्स। सो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो कहते हैं ना बिल्डिंग ट्रस्ट, उसमें क्या फेस करने पड़े? सर उसमें चैलेंजेस एक्चुअली ये था कि उन लोगों को समझाना कि आयुर्वेदा इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट प्रोसेस है ना, जैसे आपका एलोपैथी, वो एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। यू हैव पेन, टेक ए पेन किलर। जो आयुर्वेदा है ना, एक्चुअली इट्स ए वे ऑफ लाइफ। वो लोगों में उतारना, और प्रिकॉशन बोलते हैं ना, जैसे जब हम छोटे होते थे, हमारी दादी माँ और सब, ये तो ऋषियों से चलता रहा है, मतलब हम प्रिकॉशन पे ध्यान देते थे कि वो चीज़ हो ही ना आपको। एलोपैथी क्या करती है, हो गया बस उसको ट्रीट करती है, पर आयुर्वेदा है ना, जो वो वे ऑफ लाइफ है, ये समझाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। बट इसमें सफलता मेरे को कहाँ मिली? सोवियत टाइम से, सोवियत संघ जो था ना, एक्चुअली जॉर्जिया इज पार्ट ऑफ सोवियत ना, तो फ्रॉम 90s 70s और फ्रॉम वेरी स्टार्ट जब ये देशों के संबंध है, तो कहीं ना कहीं उनके कल्चर में हमारे कल्चर के लिए अंडरस्टैंडिंग है। दे बिलीविंग इन आवर कल्चरल आयुर्वेदा, आवर रिलीजियस, हाँ, वो उन सब की वो रूट्स वहाँ पे कहीं ना कहीं है। ये मेरे को हेल्प था जस्ट टू। बड़ा मुश्किल होता है एक ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं, इंडियन कल्चर को, एक मॉडर्न कंज्यूमर का जो मॉडर्न ऑन अ वेरी ग्लोबल लेवल पे उसकी जो एक मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग होती है इन टर्म्स ऑफ, आपने एलोपैथी का जिक्र करा कि मैंने एक पिल को पॉपअप किया एंड आई गॉट इंस्टेंट रिलीफ, तो उसका जो बीच का जो गैप होता है, उस गैप को ख़त्म करना,
उनको एक वे ऑफ लाइफ के बारे में समझाना, चाहे वो हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते थे, बट आज के मॉडर्न इकोसिस्टम में ये जो गैप ब्रिज करना है, इसमें कितनी मेहनत लग रही है या लगी है? सर अगेन इट टुक सो लॉन्ग टाइम। हमारे वहाँ पे इंडियन मेरे भाई हैं, तो बहुत प्रयास, और फिर हमारे विद हेल्प ऑफ एम्बेसीज वहाँ पे योगा सेशंस, मेडिटेशन सेंटर्स, अच्छा, वो मैं रूटीन प्रोसेस है, मैं करवाता रहता हूँ। और ये कब से चल रहा है सिलसिला? ये सर स्टार्टेड फ्रॉम 2015, 2015 से। 2015 से? 10 साल से। माय गॉड। सो आपने एक वो इकोसिस्टम वहाँ पे भी क्रिएट कर दिया? हाँ, क्रिएट कर दिया। लोग अवेयर थे, वो हमें थोड़ा हेल्प मिला कि वो ऑलरेडी अवेयर थे, बट बल दिया उन्होंने हमारे प्रयास को, और कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों को अवेयर करते हैं, आयुर्वेदा के बारे में बताते हैं। आई टुक 3-4 ग्रुप्स टू इंडिया जस्ट टू शो देम ऑल दिस वेलनेस सेंटर, हाउ इट वर्क, गुरुकुल, ये सब दिखाने के लिए। तो अवेयरनेस आती है, छोटी कंट्री है। तो आप उन्हें ऋषिकेश तो ले गए होंगे? ऋषिकेश। सो ये एक्चुअली ये विचारधारा जो आपकी है, ये क्या है? मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आयुर्वेदा सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी है? सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के प्रति कि हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्लोबली। उसके साथ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। देखो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई निभाते हो तो वो आपको बिजनेस भी देती है। और विदाउट एनी इंटरेस्ट यू कैन टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो लॉन्ग। अगर वहाँ पे कुछ हित नहीं जुड़ा है ना, तो आप लंबे टाइम उसको नहीं कर पाओगे। तो ऑफ कोर्स पहले हमारी जिम्मेवारी है इसको ग्लोबल लेवल पे, इसको एक अच्छी प्रकार से रिप्रेजेंट करना, एंड देन ऑफ कोर्स वी अर्निंग में फ्रॉम इट। हाँ, ऑफ कोर्स आप कमाओगे। जब इतनी शिद्दत से आप किसी जिम्मेवारी को निभाओगे तो ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी विरासत है, और इसको ग्लोबली हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो 2015 में आपने कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को, योगा को जॉर्जिया में इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब बात आती है हर्बल हीलिंग हैंड्स के बारे में। हर्बल हीलिंग हैंड्स के बारे में कुछ जनता को बताइए। सर, मैंने पहले आपको बताया, मैं प्रॉब्लम्स को देख के बिजनेस आइडिया लेता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब कभी मैं इंडिया आता था तो दे ऑलवेज वर आस्किंग मेरे लिए हल्दी दो, टर्मरिक, कुरकुमा बोलते हैं वहाँ पे, कुरकुमा रशियन में बोलते हैं, कुरकुमा ला के दो, जीरा ला के दो, अजवाइन, दे नो दिस ऑल थिंग फ्रॉम। और वहाँ पे इसका प्रोडक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। तो हमेशा मैं लेके जाता होता था। तो फिर मेरे को आया यार, जैसे बहुत सारे लोगों को वेस्टर्न कल्चर्स में कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमने सोचा यार ये कब तक लेके जाते रहेंगे बैग्स में भर भर के, इनको गिफ्ट करते रहेंगे, लेट्स कन्वर्ट इट इन बिजनेस, है ना। और हर्बल हीलिंग का आइडिया आया, देन वी स्टार्ट वर्किंग कि यार हर्ब्स दें कैसे इनको। ये एक चैलेंज था जो आपने पहले मेरे को पूछा कि इस बिजनेस का चैलेंज वो था कि यार किस फॉर्म में दें। वो गोरे लोग तो नहीं ले सकते ना, वो चम्मच से चूरन के फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि टेस्ट मैटर करता है, और क्वांटिटी वो 2 चम्मच रोज खाएंगे वैसा नहीं है। देन वी टुक इट इन एक्सट्रैक्ट, ऑल हर्ब्स एक्सट्रैक्ट इन वेज कैप्सूल्स। तो हमने किया, अब वो टैबलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, कैप्सूल्स में। जी। और क्या क्या इनोवेशंस आप लेके आए? तो इसमें वी ऑलरेडी मेड मोर देन 45 प्रोडक्ट्स इन आवर ओन नेम। 45 products? Are you serious? Yes. Ayurveda. Are you talking about herbal healing hands? जिसमें आप 45 प्रोडक्ट्स वहाँ पे बना के बेच भी रहे हैं? प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से बनते हैं और हम वहाँ पे बेच रहे हैं, एंड वी टेकिंग इट फर्दर इन शेनेगन भी जा रहे हैं? हाँ जी। कितना रास्ता दूर है वहाँ से? टू रजिस्टर इट इन शेनेगन। अच्छा। तो कुछ मेरे 4-5 हर्ब्स वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं ऑलरेडी। तो हाँ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लोकली भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं? या जैसे 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, वी टेकिंग इट इन बल्क में लेके जाते हैं, एंड वी डूइंग पैकेजिंग ओनली। अच्छा। हाँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, वी डूइंग पैकेजिंग ओनली। तो वो हम ग्राउंड पे करते हैं, क्योंकि उससे क्या है तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। और बाकी जो ये 45 प्रोडक्ट हैं डायरेक्टली ये सब इंडिया से जाते हैं। और इसके पीछे मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ जॉर्जिया चैलेंज मी कि इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अच्छा। हर्बल सप्लीमेंट
हाँ। तो वो थोड़ा विस्तार में बताइए लड़ाई। हम ना फौजी आदमी लड़ाई हैं, आप मतलब- हमारे साथ लड़ाई की बातें करिए। मेरी जनता ना वेट कर रही है कब लड़ाई लड़ाई देखनी है हमें, कब हो रही है लड़ाई। आपने जॉर्जिया की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई भी कर ली, पहले आपने टायर साइकिलिंग रिसाइकलिंग करा। हाँ वो करना बताइए। पड़ता है। देखो वो आप इकोसिस्टम देखिए लड़ाई की बात सुनते ही एकदम बिल्कुल चेंज आ गया कॉन्वर्सेशन में। जी जी। तो बताइए। वो क्या था बेसिकली, दे स्टार्टेड पॉइंट आउट ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस हर्ब्स, जी। रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, उसकी क्वालिटीज़ क्या थी। देखो इंपोर्ट एक नॉर्मल प्रोसेस है। यू मेड समथिंग, देयर आर 4-5 पेपर्स एंड यू इम्पोर्ट इट। तो किसी ने ऑथेंटिसिटी पे लिया, देन आई अप्रोच हेयर माई मैन्युफैक्चरर, आई यूज डिपार्टमेंट, आई टूक ऑल द पेपर्स ऑफ लेबोरेटरीज, सब चीज़, और अब रजिस्टर्ड है हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे। और वहाँ पे तो उनकी कोई लोकल लैब्स भी नहीं होंगी। नहीं। जब प्रोडक्ट लाइन ही नहीं है तो वहाँ पे no, टेस्टिंग no, क्या no. होगी? जी। तो यहाँ के आपने जो आयुष के लैब्स में इनकी सब टेस्टिंग्स कराई, उनकी इवन रिपोर्ट्स इन प्राइवेट लैब्स, इवन इन प्राइवेट लैब्स, तो वो वहाँ पे उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा। हाँ रिकॉग्नाइज किया ना। कितना इसमें आपको अगर मैं लड़ाई हार जाता तो लड़ाई का जिक्र ही नहीं करता ना। जी जी। तो ये लड़ाई कितनी लंबी चली आपकी? मोर देन 6 months। मोर देन 6 months। और उसमें आपका इंडिया से आना जाना और यहाँ पे इन लोगों को समझाना कि वहाँ पे आप इंट्रोड्यूस मेरे को करना चाहिए चाहते हैं। क्या। जी। फिर एक जो एक्चुअली आयुष है ना, आयुष जो सर्टिफिकेट देता है, दे आर बेस्ड ऑन निघंटू। एक बुक है अपनी, आयुर्वेदा बुक है। हाँ, तो उस पे बेस्ड है। देन दे चैलेंज दिस बुक कि यार किसके बेस पे आपने ये लिखा है। तो सब उनको हमने क्लैरिफाई किया, दिया, एंड नाउ एवरीथिंग इज Do you ओके। realize one thing, चाहे वो 6 months की छोटी सी फाइट रही होगी, मैं तो छोटा ही बोलूंगा क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत लंबे लंबे 4-4 साल के युद्ध चल 10 रहे हैं। साल चलते। सो फिर भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एटलीस्ट उनकी गवर्नमेंट के अंदर वो मतलब एक मानसिकता है उनकी कि वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ें। हाँ क्योंकि काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स, आप यूएस लेके जाइए, नहीं कर पाएंगे। देखो यूएस तो उनके अपने रिसर्च सेंटर्स हैं, अपनी लैब्स हैं, एंड एक्चुअली दे वांट के हर्ब्स है इंडिया, चाइना और इसी सेक्टर से होता है, और अमेरिका उसको ट्रेड करता है। ट्रेड भी करता है, उसको पेटेंट भी कर लेते हैं। हाँ, पेटेंट कर लेते हैं। तो वो मतलब ये लड़ाई का स्टार्ट होना भी उसी चीज़ को कहीं पे टच करता है, बिकॉज दे डोंट वांट के कोई आए। और ये कहीं ना कहीं घुमा के आपका जो फर्स्ट डिसीजन था कि जॉर्जिया है क्यों, जी, उसको उसको कहीं ना कहीं इसके साथ अटैच किया जा सकता है कि लोगों की मानसिकता है वहाँ पे। हाँ। और अगर मैं इसके बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करूँ, हर्बल हीलिंग हैंड्स के बारे में, तो आपने जॉर्जियन लोगों की लाइफस्टाइल में कितना इम्पैक्ट किया है क्रिएट? सर मेरे जो सोशल पेजेस हैं हमारी कंपनी के, या वहाँ पे लोकल जो लोग विजिट करते हैं स्टोर्स वगैरह, दे आर सो हैप्पी। मतलब शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो वो बोल रहे थे कहाँ थे अब तक। सीरियसली आई एम सीरियस। It's a big honor. Yes, kind of reviews what we got from people, they are so excited. So आप बिलीव करते हैं कि जो आज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस इतनी बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है बियॉन्ड प्रॉफिट? बियॉन्ड प्रॉफिट सर, आपने CSR सुना है? कॉर्पोरेट वो तो आजकल सबके ऊपर डंडा मार के निकाला जाता है पैसा। बिजनेसमैन है, एक्चुअली ये सब आ कहाँ से रहा? सोसाइटी से, है ना। जो मैं अर्न कर पाया हूँ, आपने जो अर्न किया है एक्चुअली सोसाइटी ने दिया है। मैंने कुछ नहीं अर्न किया अभी तक, नहीं बता रहा हूं मैं क्लियरली, नोट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। एक्चुअली नेम भी तो एक टाइप का आपका अर्निंग है ना, वो सिर्फ जनता की वजह से ही कुछ हाँ सर। तो सपोर्ट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खाली छोटा वर्ड नहीं है। देखो समाज ही हमें देता है, और हमारी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पे बैक करें समाज को, राइट, इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस, सम सोशल एक्टिविटीज, कुछ भी दें हम उनको, और कुछ ना दे पाए ना, एटलीस्ट थैंकफुल रहें, उनको थैंक यू तो दें। जी हाँ, तो I think it's a beautiful message for all the entrepreneurs, including me, that if we are able to, have a sustainable revenue model, sometimes we have to give back to the society. It is very important. जैसे सुशील ने कहा कि हम इस सोसाइटी से ही तो लेते हैं, अब वापस इस सोसाइटी को अगर नहीं देंगे तो आई थिंक दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ लॉस्ट। एंड ऑनेस्टली अगर कोई सीरियसली कोई समझदार बिजनेसमैन होता है, वो इसमें इसलिए भी बिलीव करता है क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग सोसाइटी का इकोसिस्टम भी क्रिएट करता है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यस ऑफ कोर्स, नेवर एंडिंग प्रोसेस। अच्छा, अब मैं आपको एक और पहलू से रूबरू कराना चाहूँगा। हमारे गेस्ट सिर्फ
बिजनेस वेलनेस और फिल्म्स के साथ रिलेटेड नहीं है, स्पोर्ट्स के साथ भी रिलेटेड है। अगर मैं स्पोर्ट्स की चर्चा करूं थोड़ा सा विस्तार में, अपने स्पोर्ट्स के एसोसिएशंस, चाहे वो स्पॉट क्लाइंबिंग हो गया, चाहे और चीज़ें, बॉक्सिंग हो गई, आपका बॉक्सिंग का खुद का सफ़र जनता जानना चाहेगी, बिकॉज काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। एक एक पहलू को टच करके थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताइएगा। बॉक्सिंग के लिए मैंने काफ़ी काम किया, इंडिविजुअली काफ़ी बॉक्सर्स को पूरा प्रमोट किया है। स्टार्ट से बताइए। और 2023 नवंबर में ताशकंद में WBC कन्वेंशन में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सिंग शोज और वो एज ए प्रमोटर। इसकी कड़ी कहाँ से जुड़ी है, मतलब आपका बॉक्सिंग से मेरे को रिलेशन कहाँ बॉक्सिंग बना? में लेके आने वाले नीरज गोयत, वो कौन है? द वन ओनली प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत। अच्छा। हाँ, उन्होंने देश के नाम को इतना, एंड ही इज द ओनली हु टेक मी इन बॉक्सिंग। अच्छा, और ये कब हुआ था ये चीज़? इट हैपेंस इन 2018, स्टार्ट फ्रॉम 2018 एंड नाउ कंटिन्यूसली वी डूइंग, व्हेनेवर वी गेटिंग एनी चांस वी डूइंग आवर बेस्ट। तो जो ताशकंद की आपने बात करी अभी, उसमें आपने किस लेवल का बॉक्सिंग का एक अगर मैं प्रोडक्शन पहलू से पूछूं तो कितना बड़ा आपने इसको इवेंट बनाया? नहीं, WBC कन्वेंशन होता है, 105 कंट्रीज वर देयर, 105 कंट्रीज थे वहाँ पे। हाँ, आई थिंक आई एम लिसनिंग करेक्टली, 105 105 कंट्रीज वर देयर, और इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था तब। और कितने बॉक्सर्स गए थे यहाँ से? नहीं, बॉक्सर उसमें हर कंट्री से बॉक्सर थे सर। अच्छा। हाँ, मतलब प्रमोटर्स थे, एकेडमीज थी, और बॉक्सर्स, कोचेस, सब। बॉक्सिंग को छोड़ के और क्या क्या स्पोर्ट्स से आप एसोसिएटेड रहे हैं? आई गोट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट क्लाइंबिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जी, और हरियाणा का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, हरियाणा स्टेट का अभी भी? हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि आप जॉर्जिया में रह सकते हैं और यहाँ पे हाँ, प्रमोट करते हैं? सर देखो, कुछ करने के लिए आपको तो जमीन छोटी पड़ती है, लोग अमेरिका बैठ के नेपाल में कर सकते हैं, तो कोई नहीं। एंड आई एम कंटिन्यूसली आई एम ट्रैवलिंग, फ्रीक्वेंटली आई एम ट्रैवलिंग टू इंडिया। एक्चुअली कई बार क्या होता है, हम जैसे हम होस्ट होते हैं, हमें कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो हमारा एक पर्पस ये होता है कि हमारी जनता, जिनको इनके इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, उनको भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाएं। तो बड़ा मेरे लिए भी एक टाइप का एक डिलेमा हो जाता है, या मेरे को भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि मैं जॉर्जिया में रह के यहाँ के फेडरेशंस में एक्टिवली कैसे इन्वॉल्व रहूँ, कैसे कंट्रीब्यूट करूँ। दैट मैसेज गोज टू माय ऑडियंस। जी, देखो, जब आप मैनेजिंग टीम के मेंबर होते हैं ना, मैनेजिंग टीम, नो नीड ऑलवेज टू बी हियर from you. They need you on a major event, and everything now happening online. Yes, Zoom meetings are there, और आप अपने प्रोसेस को, अपना डिसीजन मेकिंग, वेन एवर दे नीड यू, मैं ट्रैवल करता हूँ फ्रीक्वेंटली, मैंने बताया, और वहाँ से भी रह के मैं उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू है नहीं। एक्चुअली हरियाणा में स्पॉट क्लाइंबिंग का स्कोप भी काफ़ी है, और काफ़ी बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं, बट स्पॉट क्लाइंबिंग इन ओवरऑल इन इंडिया, इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एम्पेटस, बिकॉज मैंने भी थोड़ा सा स्पॉट क्लाइंबिंग करने की कोशिश करी थी जब मैं फ़ौज में था, और उसको छोड़ के मैंने रॉक क्लाइंबिंग, इन चीज़ों में रैपलिंग कोर्सेज, ये सब चीज़ें करी थी। अभी फेडरेशन का टारगेट है सर कि नेक्स्ट ओलंपिक में इंडिया पार्टिसिपेट करे, राइट, एंड वी आर ऑन आवर वे कि नेक्स्ट ओलंपिक पे। और मैंने ऑनेस्टली, मेरे पास ऐसे वीडियोज़ हैं, मैंने भी स्पॉट क्लाइंबिंग कराई थी अपने एडवेंचर कार्निवल्स में, और जिस फुर्ती से बच्चे चढ़ के, आई थिंक सेकंड्स का, हाँ, टाइम सेकंड्स का, वो टाइमिंग ही सेकंड्स का होता है, मतलब इतनी हाइट पे चढ़ के जाना, और जिस स्पीड से, फुर्तीली मन से जाना, आई थिंक इट्स एक्चुअली लाइक मंकीज, लाइक मंकीज, ट्रूली लाइक मंकीज। हम लोग सब अपना ना एक मंकी कैरी कर रहे थे अपने बैक्स पे, वी कॉल इट मंकी ऑन आवर बैक्स, जिसमें हम कितनी टेंशनें पाल के रखते हैं। बट जब ऐसे बच्चों को देखते हैं जो इतनी फुर्तीले से, जिनके क्लैरिटी है लाइफ में कि उनको आगे क्या करना है, अगर ऐसे बच्चों को हम हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए, तो इंडिया में क्या नहीं है। सब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर घर में इतना पोटेंशियल, फिनोमिनल। तो ये सोचता हूँ कि आपके जैसे और लोग आए आगे बढ़ें, कि जैसे अभी मेरे यहाँ पे एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी आई थी, डॉक्टर सुनीता गुदारा, और उन्होंने भी यही इसी बात का जिक्र करा था कि हमारे रिमोट एरिया से, जो गांव से लड़कियां निकलती हैं, अगर हर एक कंपनी छोटी सी एक बच्ची को
सिर्फ सपोर्ट कर दें, कर एक बच्चे को पकड़ ले, तो उसमें से कितने सारे बेहतरीन मैराथनर्स बन सकते हैं, रनर्स बन सकते हैं। जी, वो पहुंच ही नहीं पाते वहाँ तक। हाँ, दिक्कत तो वहीं पे आ जाती है ना। इकोसिस्टम है ना, अगर उस पे बात करेंगे फिर मतलब फेडरेशंस, करप्शन, वो सब बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रूली हमारे को प्रयास करना चाहिए, और स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली देखो, स्पोर्ट्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्ले, जी है ना। वो जैसे आपका फौज में है ना, जी ये वे ऑफ लाइफ भी सिखाता है आपको, डिसिप्लिन रखता है, फिट रखता है ना। और जब आप एक लेवल पे होते हो तो ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, तो हमें जरूर करना चाहिए। देखो स्पोर्ट्स, सुशील सर ने बहुत ही क्लैरिटी से बताया, जिस तरह हम फौज में एक वे ऑफ लाइफ के ऊपर डिलिबरेट करते हैं, उसी प्रोसेस को अगेन एंड अगेन अपनी लाइफ में इंस्टिल करते हैं, उसी तरह एक बिजनेसमैन, एक CSR माइंडसेट, एक एंटरप्रेन्योर जो है कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने इकोसिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स को। हमारे भारतवर्ष में हर एक घर में एक बच्चा है जो सक्षम है, जो शायद वो पोटेंशियल रखता है कि वो आगे जाके भारत का नाम रोशन कर सके। बस हमारी सोच होनी चाहिए कि हम इन पहलू में कंट्रीब्यूट कितनी दिल से, कितने यो कहते हैं ना कि कितने शिद्दत से कर सकें। मेरा फेवरेट वर्ड है। तो आपका फेवरेट वर्ड यूज़ करते हुए ऑडियंस को मैं बोलूँगा कि अगर हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हमें सुन सकते हैं, देन प्लीज़ टेक वन स्टेप एंड हेल्प दोस चिल्ड्रन एंड पीपल हु नीड यू। एंड आप पावरफुल हैं, आपके पास पावर है, आप के पास पैसा भी है, समाज आई थिंक यू कैन बी द गेम चेंजर्स 100%। अब एक और पहलू से मैं आप सबको जोड़ना चाहूँगा कि सुशील सर की एक फिल्म प्रोडक्शन में शॉर्ट फिल्म नॉमिनेट हुई थी द पेरिस प्ले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जिसका नाम है -35। पहले तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जनता को बताइए कि ये फिल्म किस बारे में है, और इस फिल्म के माध्यम से आप जनता, ऑडियंस या पूरी एक इकोसिस्टम को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते थे, वो मैसेज क्या था? कमांडर साहब, आई वॉज इन कैनेडा इन कोविड टाइम, एक्चुअली पैंडेमिक टाइम। आई वॉज देयर फॉर 2.5 years। हाँ जी। फॉर इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे क्या था, एक गुजराती फैमिली जो इलीगल इमिग्रेंट थे, दे गोट वीज़ा फॉर कनाडा एंड वर ट्राइंग इलीगली टू एंटर इन US। अच्छा। हाँ जी, वो सैस्केचुअन बॉर्डर के आसपास से इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, एंड दैट नाइट देयर वाज ए स्टॉर्म। इतना भयंकर तूफान था और -35 डिग्री टेम्परेचर था। हस्बैंड, वाइफ, 13 year old बॉय, बेटी और एक बेटा 3 साल का, वो उस तूफान में फंसे एंड दे नेवर केम बैक। 3 दिन के बाद पुलिस को उनका बॉडीज और वो सब मिला। उसने इतना परेशान किया ना, इतना परेशान किया। मेरे को इलीगल इमिग्रेशन वैसे भी पसंद नहीं है, ये तो मेरा हमेशा मैसेज रहता है मेरे जानने वालों को कि इमिग्रेशन ठीक है, आप जाओ, बट इन ए राइट वे, है ना। तो इसने बहुत परेशान किया, यार क्या करें, कैसे मैसेज करें। तो फिर मेरे दोस्त लोग जो वहाँ पे कनाडा में थे, देन वी प्लान किया, यार इस पर एक मूवी, एक शॉर्ट फिल्म बनाएं, ताकि ये मैसेज, हम ना भी रहें तो भी ये मैसेज दुनिया तक रहे। तो इसके पीछे ये कहानी थी सर। देन वी मेड दिस शॉर्ट मूवी, और इसके पीछे मैसेज एक ही है कि नेवर एवर ट्राई इलीगल इमिग्रेशन। कोई इलीगल वे कहीं पे जाने के लिए, करने के लिए, वो कभी एक्सेप्ट ना करें। कोई भी इस तरह का ऑफर जो आपकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, जो मतलब ना करें, उसको अवॉइड करें। इस चीज़ से मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ूंगा आगे जाके जी, क्योंकि एक जो विचारधारा है हमारे पेरेंट्स के अंदर अपने बच्चों के लिए सेटलिंग अब्रॉड, जिसके बारे में हम थोड़ी सी और अभी बात करेंगे, ये -35 का सिलेक्शन, नाम का सिलेक्शन कहाँ से आया? इसकी सोच क्या थी? वो सर -30 वाज द टेम्परेचर दैट नाइट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग हो गया था, हाँ, क्योंकि 35 आपने अभी बताया कि उस रात का जब स्टॉर्म आया था तो इतना था। बट मैं थोड़ा सा माइनस टेम्परेचर्स में रहा हूँ पहाड़ों पे, जब मैं समिट्स के लिए जाता हूँ जी, और उस समय मैंने कितने कपड़े पहने होते हैं, डाउन जैकेट्स पहनी होती हैं, उसके बाद भी ठंड लग रही होती है। हाँ। जब आपने -35 का जिक्र करा तो मैं सोच रहा था वो 3 साल का बच्चा तो बिल्कुल एकदम नम हो गया होगा। जी,
एंड आई डोंट थिंक कि उनके पास इतने प्रोटेक्शन गियर्स भी होंगे. और इसका शूटिंग पे भी काफ़ी हुआ. दे नॉट गेव अस परमिशन टू टेक 3-year-old किड. तो हमने उसको मतलब डमी से एंड माई नीज शी एक्टेड इन दिस मूवी. अच्छा, आपकी क्या नाम है नीस? अदिति चौधरी. अदिति चौधरी जी. मैं ये पिक्चर अवेलेबल है ओपन डोमेन में? हाँ, अभी यूट्यूब पे available अभी डाल देंगे इस नॉमिनेशन के बाद. ये अच्छा, इस नॉमिनेशन ओपन डोमेन में आ जाएगा. हाँ वो कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगे वहाँ? हाँ अभी है, जब तक वो एक लॉन्ग जर्नी है. My simple and very humble request to the audience कि very soon this movie will be available on YouTube for everybody to watch. प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड इसके मैसेज को जितना आप आगे जनता तक पहुंचा सकें प्लीज़ वो मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा. आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें होती हैं इमिग्रेशंस के इश्यूज़, इसमें जो एजेंट्स और जो मिडल मैन होते हैं ये कितना कारतूस भरते हैं और कितना लोगों के ड्रीम्स से को एक्सप्लॉइट करते हैं? देखो कमांडर साहब, इसको एक वे में करना है कि सब लोग मिसगाइड करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, वैसा नहीं है. देयर आर सम गुड एजेंट्स. जैसे स्टडी अब्रोड ये चोपड़ाज है, दे डूइंग अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हाँ, मिसलीड करना, किसी की लाइफ से खेलना, वो कहीं ना कहीं एंड जस्ट फॉर मेकिंग सम बक्स, है ना, 1-2-5 लाख बनाने के लिए यू प्लेइंग विद समवन लाइफ, विद समवन्स ड्रीम, है ना, उसके सपनों से खिलवाड़, जिंदगी से खिलवाड़, उसकी बैक होम फैमिली से खिलवाड़. ये मतलब बहुत बड़ा विषय हो जाता है सर. ये जो हमारे बच्चे हैं आजकल, इनका एक ही ड्रीम बन गया ना, कहीं ना कहीं चेजिंग द फॉरेन कल्चर, चेजिंग द फॉरेन लैंड्स. तो उनका कुछ ऐसा कोई आपके दिल में कोई मैसेज है जो आप उनको ग्राउंड रियलिटी से जोड़ना चाहें? उस पर मैं बोलना चाहूँगा बताइए कमांडर साहब. इसमें क्या है कि एक्चुअली आप 15 ईयर बैक अगर आप देखोगे तो पीपल वर गोइंग अब्रॉड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए जाते थे, स्पेशलाइजेशन के लिए जाते थे, है ना. सब लोग यहाँ जॉर्जिया में भी जाते थे लोग. हाँ, मेडिकल अभी भी जाते हैं, स्टिल देयर. मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स है वहाँ पे जॉर्जिया में अभी. तो क्या होता है सर, वो पहले ना पीजी या स्पेशलाइजेशन के लिए यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाते थे. अब ये 10-12 ईयर बैक क्या आया है ऑप्शन, देयर इज नो वेयर स्टडी और डिग्री बेस्ड नहीं है. ये जस्ट टू गेट सेटल डाउन देयर, है ना. अगर इसको गुड वे में करें तो नथिंग बैड, है ना, कुछ भी बुरा नहीं है. पर जो स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं, यू कैन इमेजिन 17-year-old गर्ल्स, they just finished 12th standard. They never go even to Nepal and state they are landing in Canada. They don't know even anything about the ecosystem. उसके लिए एक समझ भी होनी चाहिए ना. हम गए तो we were more than 30-35, है ना. एक एज होता है. तो मेरा मैसेज ये है, बाहर जाना, सेटल होना कोई बुरी बात नहीं है. अब जो ये 17 साल का बच्चा, इसलिए कि वो जाए, एक बार आपने फीस पे किया, बच्ची फीस भी पे कर रही है, 2 लाख रुपए कमा रही है. कमांडर साहब एक बात बताओ, 17 साल का बच्चे के पास क्या क्वालिफिकेशन है कि वो 2 लाख रुपए कमाएगा? कितनी हार्ड लाइफ वो जीते हैं. दे आर इन हेल. जो लड़कियां हैं ना वहाँ पे, जो 17, 18, 19 साल ग्रेजुएशन के बाद जाए, बच्ची को पूरी समझ है कहाँ रहना है, क्या खाना है ना, दे कैन डू इट. और उसके पास एक डिग्री है कुछ करने के लिए. ग्रेजुएट बंदे को कोई भी जॉब देगा, जॉब मिलेगी, एंड अब समझ उसके पास है. मतलब मेरा मैसेज ये है कि अनमैच्योर बच्चों को जस्ट टू मेक मनी वहाँ पे भेजना है बिल्कुल भी हल नहीं है. तो इसके पीछे जो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब आप देखो, यहाँ पे लोग अच्छे खासे लोग, मेरे हरियाणा से, दिल्ली से, वो अच्छे खासे हैं, वो गुड सोसाइटी में, इवन अपर मिडिल सोसाइटी के लोग हैं, वो अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं. दे चूजिंग ए डिप्लोमा आफ्टर 12th. ठीक है भाई, भेज दिया उसने, वहाँ पे PR लिया, पैसा कमाया, बैक होम भी भेज दिया पैसा, सब किया. अब उसका आपने उस बच्चे को बलि बनाया आफ्टर 30 और 28, जब उसको PR हुआ, वो वहाँ पे सेटल हुआ. आपने एक बात सोची, उसके फादर इतने रिच थे इंडिया में, वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ वो बच्चा. इवन ही नो डिड हिज ग्रेजुएशन. उसका सोशल सर्कल क्या बनेगा? कमांडर साहब आप बताओ मेरे को. उसने टिम हॉर्टन पे चाय बेचा, रेस्टोरेंट पे जॉब किया, एनी हाउ ही गोट द डिप्लोमा, देन ही गोट द PR. अब उसकी बाकी लाइफ का क्या? 50 लाख हुआ, उसका सोशल सर्कल क्या बना? किन लोगों में बैठेगा वो? डिप्लोमा होल्डर्स में. या ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है जो फैमिलीज़ का आज की डेट में हिंदुस्तान में जो
आपने बोला ना अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जी। उनकी कोई मानसिकता को आप तोड़ना चाहोगे, जो ये सोचते हैं कि पीआर मिलते ही सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, या पीआर का ऐसा तो नहीं है कि पीआर मिला उसके बाद हम इसका बिजनेस सेटअप करेंगे? क्या मिसकंसेप्शन है? ये जो जनरेशन है ना, एक्चुअली हमारी एज की जो जनरेशन है, जी। जिनके बच्चे अभी जा रहे हैं, उनको क्या होता है, वो एक तो कमाई के लिए, कुछ लोग कमाई के लिए कि बेटा है बेटी है वहाँ जाएगा वो सपोर्ट करेगा पैसे के लिए। दूसरा उसके पीछे क्या है कि ये जाएगा पीआर लेगा, देन वी विल गो, और वहाँ पे हम कोई भी तीर मार लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। ये बिल्कुल ट्रू है आपका, उनकी मानसिकता ऐसी ही है। पर प्लीज डोंट डू दिस, ये मेरा क्लियर मैसेज है उनको। अपनी जिंदगी के लिए बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ ना करो, ठीक है ना। जो बच्चा यहाँ पे आसानी से कोई स्टार्टअप से, स्किल से, फैमिली बिजनेस से, इफ ही कैन अर्न एनी हाउ मोर देन 50,000 इंडियन रुपीज, मेरी तो सलाह ये है कि उसको कभी भी। चलो ये तो फैमिलीज के लिए मैसेज हो गया, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को खुद धकेल रहे हैं ऐसे हेल के अंदर। जी। वो बच्चा जो 17 से 20 साल के बीच का है, जो आज भी शायद सोचता है कि गोइंग अब्रॉड इज इक्वल टू सक्सेस, नहीं सर, उसके लिए क्या मैसेज है? नहीं, सक्सेस है ही नहीं। मैंने पहले बताया, वो 4 पिलर से एक ही सक्सेस मान रहे हैं कि वो 3 लाख रुपए महीना कमाएगा। फाइनेंशियल। व्हाट अबाउट हिज फिजिकल हेल्थ? 16 घंटे काम करते हैं बच्चे, उबर ईट, ये डिलीवरी वो डिलीवरी, 4 घंटे सोते हैं। माँ बाप को एक भी तरस नहीं आता है कि वो 3 टाइम के मील में से एक मील भी अच्छा नहीं खाते, नहीं खाते, पिज्जा खा लिया, वो खा लिया, वो हेल लाइफ जीते हैं। वो बेचो, खूब सेटल करें विदेश में, सब करें, पर इन्हें प्रॉपर वे, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के बाद बच्चा जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, वहाँ पे एक रेप्यूटेड जॉब ले, या बिजनेस भी करे, स्किल्ड होके जाए कम से कम। मुझे पता नहीं मेरी ऑडियंस इस बात को समझेगी कि मैं एक क्वेश्चन ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो 2011 से जॉर्जिया में सेटल्ड है। आज की डेट में आपको क्या लगता है कि इंडिया खुद, हमारा भारतवर्ष, क्या वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ही उत्पन्न कर रहा है कि हमारे बच्चों को अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है? 500%। भारत इज फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड। जितनी अपॉर्चुनिटी इस देश में है ना जी, वो दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है कमांडर साहब, कहीं नहीं है। उसका रीज़न पॉपुलेशन, ये माइनस भी है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पॉपुलेशन माइनस है, पर ये टू डूइंग बिजनेस, टू गेट समथिंग डन, ये पॉपुलेशन सपोर्ट भी है कि आप कुछ भी करो बिकता है, एटलीस्ट आपको सेल ही चाहिए ना। किसी भी बिजनेस में आपको लोग चाहिए ना। आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, इवन व्हाट वी आर डूइंग नाउ, इसके लिए भी ऑडियंस चाहिए, तो वी हैव एनफ। तो इंडिया से अच्छा अपॉर्चुनिटी, एंड थिंग्स आर गोइंग बेटर एंड बेटर इन इंडिया, मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं ये बात पूछूं कि आपने एक ग्लोबल लेवल पे, डिस्पाइट आपने वहाँ पे आप सेटल्ड हो, राइट, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी इंडियन रूट्स के साथ जुड़े रहते हो, और ना सिर्फ आप जुड़े रहते हो, आप कोई ना कोई सोशल वर्क, एक कल्चरल इनिशिएटिव्स के साथ भी जुड़े रहते हो। तो ये सब चीज़ें आपके लिए क्या मायना रखती हैं? सर, मेरी जर्नी स्टार्ट की, मेरी स्कूलिंग एक्चुअली गुरुकुल कुरुक्षेत्र से मैंने स्टार्ट किया, फैमिली फाउंडेशन, देन फ्रॉम गुरुकुल, फिर मैं कुछ संस्थाओं में ऐसा रहा हूँ, देन मेरी पुलिस फैमिली ऑफ कोर्स। तो मेरे जो फाउंडेशन है ना सर, समाज से जुड़ाव, मतलब उन सब चीज़ों से ना मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है, और वो मैं कभी छोड़ भी नहीं सकता। और अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी मतलब ज़िंदगी का कोई मायना बचता नहीं है। मैंने आपके इस पहलू के बारे में इंट्रोडक्शन में जिक्र करा ही था कि आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र से आपने पढ़ाई करी थी जी। एंड आई थिंक हमारी जो विचारधारा होती है उसमें हमारी जो लेसन्स जो हम अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं वो ना कहीं हमारे डीप सबकॉन्शियस में रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम एक अच्छी हैप्पी एंड नोबल सोल हैं तो वो हमेशा हमें एनकरेज करती है एक सही पाथ को पकड़ने के लिए, अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहने में, और वही कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इनकरेज करती रहती है कि फिर यू फॉल बैक टू योर रूट्स, अगेन यू कम बैक टू डू सम सोशल वर्क हियर, एंड एक जो आपने कल्चरल आइडेंटिटी अपनी जॉर्जिया में बनाई है जी। तो क्या गुरुजी के बारे में कह रहे हैं? जी। अच्छा, ये दो लाइन में आपको ना, भरा नहीं जो भावों से जी, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार प्यार नहीं। नहीं। कमांडर साहब कहीं भी रहो इस दुनिया में, स्वदेश तो स्वदेश है ना, उसके लिए प्यार आपका कभी नहीं कम होना चाहिए। हम तो यही दुआ भी करते मस्ट हैं बी और ऑलवेज देयर। और मैं ऐसा नारा हूँ सर, साल में 7 बार इंडिया आता हूँ। आई कैन सेव दैट मनी ना, जी पर नहीं, मैं अपने सोशल कॉज, किसी का आना जाना, सोसाइटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ। अगर मैं इंडिया के पहलू में, आप में 7 बार आपने बोला आप इंडिया आते हैं, जो आप पैसा बचा भी सकते हैं अपने ट्रैवल मूव से और यहाँ रहने के मूव से, बट क्योंकि आप अपनी जड़ों से इतने जुड़े हैं तो वो सोशल कॉजेज़ के लिए आप हमेशा वापस आते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि आप इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे, जॉर्जिया में स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? सर देखो, हमारी विरासत है ना, जो हमारा कल्चरल वैल्यूज़ हैं, है ना, जी वो इतनी बड़ी हैं कि मैं तो मोर देन 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया और मल्टी टाइम किया कुछ कंट्री में। हमारी जो सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ है ना, वो मतलब कोई मैच ही नहीं है उनका। सच वही है। हाँ, सच में वही है। और क्योंकि इसके बैक पे जाऊँ, मैं अपनी गुरुकुल परिवेश से जाऊँ, तो इस जिंदगी के सच, सत्य और असत्य का जो उदाहरण है ना, वो वेद है, वेद पुराण, शास्त्र, उन्हीं से चलता है ना सब। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे यही है कि अपने वैल्यूज़ को, कल्चरल वैल्यूज़ को जिंदा रखें, उनके साथ एडजस्ट करें, पर अपनी ना छोड़ें। करेक्ट। ठीक है ना, वी रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर्स, देयर वैल्यूज ऑल्सो, बट वी नेवर शुड लीव आवर रूट्स। हाँ, उनको रिस्पेक्ट है भाई, तेरा भी, तेरा वैसा है, मेरा ऐसा है क्या। एंड आप उस ग्लोबल लेवल पे अपने आयुर्वेदा को उसको आप एक बहुत ही अलग तरीके से, हीलिंग तरीके से आप ले जा चुके हैं। एंड मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि 2015 से आप योगा का भी जी एवरी ईयर करवाते हैं। इवन 2-3 कोई भी सेशंस, योगा तो योगा डे पे भी होता है और वैसे भी हम करवाते हैं। तो कल्चरल्स भी, कल्चरल इवेंट्स। हाँ, कल्चरल इवेंट्स भी, या फिर अपने कोई संत समाज से कोई जाता है, रिलीजियस लोग जो जाते हैं, तो ऑलवेज उनको होस्ट। मुझे एक बात बताइएगा, और बिल्कुल तहे दिल सच से सच बताइएगा, कोई बिजनेस माइंडसेट नहीं, कोई डॉक्ट्रिन्ड आंसर नहीं, ऐसा कोई विजन है जिसको आप चेस कर रहे हैं अपने आने वाले वक्त में? सर अगेन, मेरे को सच बता रहा हूँ, ट्रूली फ्रॉम हार्ट, जी, सीधा, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे कॉलेज टाइम से लगता है कि यार मैं किस चीज़ के लिए पैदा हुआ। मैं ब्रेड बटर कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ सर ना। मेरे को कुछ करना है, कुछ करना है, मतलब कुछ का मतलब ये नहीं कि मेरे को बिल्डिंग बनानी है, पैसा कमाना, ना 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 ना, किसी एक नोबल कॉज के लिए मेरे को मेरी लाइफ में काम करना है। एंड 100% नाउ आई एम इन इंडिया, और मैं उसको अभी फॉलो अप कर रहा हूँ कि जिसमें एक बड़ी टीम और एक विज़न के लिए काम करें, ना कि मेरे को बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं बनाना। नहीं सर, पैसा कहीं से भी कमा लेंगे। आपने 2 शब्द यूज़ करे, विजन पे काम करें और नोबल जी। तो अगर आप उस चीज़ के बारे में शायद एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहते, तो वो नोबल कॉज क्या होने वाला है? वो सोसाइटी के लिए होगा सर, सोसाइटी की वेलबींग के लिए होगा। और अभी मतलब अभी खुलासा नहीं, अभी खुलासा मैं करना नहीं चाहता। वो पार्ट 2 में होगा, पार्ट 2 में कमांडर विक्टर माइक के साथ। 100% राइट। फर्स्ट विद कमांडर साहब। अगर आप एक लाइन में अपनी आज तक की जर्नी को जनता को बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाना है बिना फल की चिंता किए। जी। इसमें मैनेजमेंट ये है कि सब लोग कहेंगे यार फल की चिंता क्यों ना करें, अच्छा ही होगा ये उम्मीद ना करें। फल की चिंता करें पर बुरा पहलू भी सोचें। कई लोग कहते हैं ना बस कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी। कैसे नहीं करोगे यार? कोई भी काम मैं करता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ, उसकी चलाने की सोचूंगा, कोई फैक्ट्री लगाई है तो उससे अर्निंग सोचूंगा। फल की चिंता करनी है पर उससे डरना नहीं है, और उसका पॉजिटिव ही वेट नहीं करना है, नेगेटिव एस्पेक्ट को भी दिमाग में रखो। पहले भी आपने अनसर्टेनिटी, और जब उसके बीच में हमने डिस्कशन करा था तब भी आपने बोला था अनसर्टेनिटी से कभी डरना नहीं चाहिए। नहीं डरना चाहिए सर, तो वो वाला पहलू भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोबारा एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दैट वी शुड थिंक अबाउट आवर कर्मास, और कर्म योगी बनना है सर। कर्म योगी भी बनना और कर्म को ही अपना धर्म भी बनाना है। जी।
बाकी की चीजें जो है ना सब एक्चुअली धर्म छोड़ भी है देनी ना, है। टू डू समथिंग एट राइट टाइम ऑन राइट वे विद राइट इंटेंशन इज एक्चुअली धर्म। धर्म ही है ना सर। जी। पाप पुण्य ये धर्म। देखो एक सामने दुश्मन है, हम्म। टू किल समवन इज पाप, बिल्कुल। कहते हैं ना, और पाप कर दिया इसने तो इसको मार दिया। अब जब फौजी दुश्मन को मारते हैं, अल्टीमेटली तो बंदा ही मरा ना। मेरा एक उस वो समय मेरा पुण्य, वो कर्म है। पाप है तो कौन डिफाइन करता है? राइट, हम ही करते हैं जी, और वो सिचुएशन करती है। सिचुएशन करती है। राइट टाइम पे राइट इंटेंशन से लिया गया डिसीजन ही धर्म है। तो आप डेली धर्म कर रहे हैं, अभी भी हम धर्म कर रहे हैं, अगर हमारी इंटेंशन और मैसेज पहुंचाने की। हाँ, उसमें सच्चाई है तो वी डूइंग धर्म। अगर मैं एक बहुत ही फ्लारी वर्ड यूज करूं कि अगर आपको अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के जानी है, हमने तो वी आर ऑल मॉडल्स, सो अपनी हिंदुस्तान, इंडिया में और बाहर जॉर्जिया में या और कोई विदेश में क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे आप? सर लेगेसी, इसको टू टाइप, एक तो मैसेज है जो मेरी लेगेसी में एक मैसेज रहेगी, वो है निरंतर प्रयास, नेवर क्विट जिसको बोलते हैं, नेवर एंडिंग। जब तक आप जिंदा हो, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना है किसी विजन के लिए, अपने आप को अंगेज रखना है पॉजिटिव सोच के लिए। जी। लीगेसी में मैं छोड़ के जाना चाहूंगा सुशील मलिक। आई लव दिस नेम। मेरा नाम है ना सर, जो जी। चरित्र है ना जो आदमी का, आप किससे जाने जाते हो? चरित्र से। महात्मा गांधी जी को अभी किस लिए जाने जाते? उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किए जी। वो चरित्र ही था ना जी। उनका, उसके लिए जाने जाते हैं। कोई मतलब हर आदमी के लिए, ऐसे नहीं कि छोटा बड़ा, हम जैसे भी हैं, हमारा एक चरित्र, एक नाम है ना, वो हमारा चरित्र है। जो लोग बोलते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, मैं नहीं करता सर, मैं तुरंत पढ़ता। मैं सुशील मलिक लेके आया था, सुशील मलिक लेके जाऊंगा, और ये जिंदा रहने वाला है कभी तक, सब रहेगा, कमांडर साहब भी जिंदा ही रहेंगे। तो वही हमारी लेगेसी, हमारा बहुत ही he's actually spoken something which is very close to my heart also. As a part of Commander Victor Mike's ideology, the basic plan is that mortality में हम कैसे immortal बन जाएं, और immortal बनने का एक ही तरीका होता है, हमारी सोच, हमारा शायद नाम, ये चीज़ हम अपनी छोड़ के जाएं, और उसकी परिभाषा, उससे जो भी जुड़े वो एक पॉजिटिव ऑरा के साथ ही जुड़े, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कल को कोई कमांडर विक्टर माइक के नाम को सुने या जाने तो उसके दिल में एक पॉजिटिव ख्याल आना चाहिए, एक जागरूकता आनी चाहिए, एक ऐसा एक फीलिंग आनी चाहिए कि इसने कुछ अच्छा किया, अपने लिए किया, अपनों के लिए किया, अपने देश के लिए किया, तो शायद मैं भी वो करूं। और हम जितने हम कार्मिक सोल्स हैं, हम अपना कर्म करते हैं, और बेसिकली हमारा जन्म होता ही इसलिए है कि हमें इस जन्म के अंदर जो आदान प्रदान सबके साथ करने के लिए हमारा जन्म है, उसको कंप्लीट करके जाएं, और साथ साथ वो मैसेज दुनिया के लिए छोड़ के जाएं कि आप अच्छाई से जुड़ें, सच्चाई से जुड़ें, और अपने कर्म पे बिलीव करें और अच्छा कर्म करें। ऐसा कोई पहलू है जो लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं किसी तरह इस एपिसोड को अब कल्मिनेट कर रहा हूँ। सक्सेस जो होता है ना, उसके मुंह से ही उसकी परिभाषा अच्छी लगती है सुनने में, समझने में, जो सक्सेस को किसी लेवल पर देख चुका होता है। तो क्योंकि सुशील साहब, आप सक्सेस को किसी लेवल पे पा चुके हैं, ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में लोग समझना नहीं चाहते? सक्सेस की डेफिनेशन के जो पीछे, जो उसके नीचे, जैसे कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट उसके नीचे जितनी एक्चुअलाइज होती है, वो एक जब टक्कर मारते हैं एक शिप को भी डुबो देती है। तो ऐसी सक्सेस की परिभाषा जिससे लोग समझना नहीं चाहते या दूर भागना चाहते हैं, आपके शब्दों में? कमांडर साहब, वो हो सकता है आपकी राइट स्टेप्स, आपकी मेहनत। इसमें एक्चुअली 3 Ds मैं बताता हूँ बच्चों को भी क्या बात, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो एनी हाउ वो ये समझता है कि बस तुक्का लग के कुछ मिल जाए, जस्ट टू अचीव समथिंग। डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, और डेडिकेशन, और डिसिप्लिन्ड वे में उसको करना। तो 3 Ds कैन लीड यू टू ए ग्रेट सक्सेस। मेरा ऐसा मानना है।
ये आपकी सोच है या ये किसी नहीं बुक सर, में पढ़ा हुआ था? कोट नहीं करता, ये कहीं मिलेगी भी नहीं आपको 3D से मेरी अपनी क्रिएशन। हम मार्केटिंग वाले हैं तो हम पहले 7 पीस और फिर 4 पीस पे चले जाते थे। नहीं। बट ये परिभाषा डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एंड इन सेम वे। और सफलता होता क्या है कि टारगेट सेट कर रखा है, 2 करोड़ कमाना सफलता है, ऐसा नहीं है सर। जब अब भी आपका जो भी टारगेट है ना, नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर, व्हेन यू विल अचीव इट, नथिंग फॉर यू, कुछ नहीं, आप दूसरी सक्सेस के लिए लग जाओगे। ये तो निरंतर जो मैं बोल रहा हूँ ना, निरंतर चलने वाली जर्नी है, जो जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये चलेगी। नेवर एंड प्रोसेस है सर। सफलता को डिफाइन कर ही नहीं सकते आप, सफलता क्या, फिर दूसरी सफलता। Right. It's very heartening to listen to very clear understanding from a person who has tasted success in his life, who is bringing change in the ecosystems. Not just the change, he's creating, he's building ecosystems, not in just one sphere, but multiple spheres, which also includes something very innovative like tire recycling, which also includes something which brings us much more closer through wellness quotient, which has a lot of emotional. Then he also has created something for sports and a vision giving message to the society. This is something which I really can connect to. And मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप इस एपिसोड को ध्यान से सुनेंगे तो इसके कई अंश को आप पकड़ पाएंगे, जहाँ पे वो अंश, वो मैसेज आपको आपकी ज़िंदगी में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और जो फिलॉसफी सुशील जी ने बताई, निरंतर हार्ड वर्क की, कि आपने 2 करोड़ का सक्सेस देखा, 2 करोड़ पहुंच के आपका होराइजन चेंज होता है, आपको एक अलग सक्सेस की परिभाषा उस समय देखने को मिलेगी। द वेरी फिलॉसफी ऑफ 3 Ds, dedication, direction and discipline. and discipline. Dedication, direction and discipline is something which I as a soldier can also relate to, and it is a part of our lifestyle also, because हमें फौज में एक डेडिकेटेड माइंडसेट रखना पड़ता है, कमिटमेंट रखनी पड़ती है किसी भी एजेंडा के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, और उसमें हमेशा निरंतर, हमेशा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। चाहे सुबह उठना हो, चाहे वो कार्य को बार बार करना हो, अपनी कार्यशीलता को और बेहतर बनाना हो। सो समहाउ जो इसका पूरा निचोड़ निकल के आता है वो ये आता है कि एक सक्सेसफुल इंसान सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होता, उसे इकोनॉमिक्स को छोड़कर उसे एक सोशल नेटवर्क के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एक कल्चरल ट्रांसलेशन जो इंडिया से जॉर्जिया तक ले गए, आयुर्वेदा को कैसे इंडिया से एक पूरी एक डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस सिर्फ किया नहीं, उसको स्टैब्लिश करके उसे एक बिजनेस ecosystem में convert किया. This speaks very high of an entrepreneur who happens to be an achiever in multiple genres, and I'm very happy कि आपके साथ ये छोटी सी जो हमारी डिस्कशन हुई पावर पंच थी, बहुत कुछ मैसेजेस इसमें आए, एंड मैं कोशिश करूँगा कि हमारे एडिटर्स इस पर्टिकुलर एपिसोड्स में से कई अंश हमारे ऑडियंस को उस वे में पहुंचाएं जहां पे वो एक्चुअली एक इम्पैक्ट भी क्रिएट करें. थैंक यू सो मच सुशील सर. इट्स आई फील वेरी हम्बल एंड वेरी ऑनर्ड दैट आपने हमारा मंच चुना. कमांडर विक्टम आइक के साथ आप जुड़े और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम सक्सेस की परिभाषा को समझ सकें, अपनी जनता, अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल आस्पेक्ट इज़, जो इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने भारतवर्ष का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे जॉर्जिया में भी जो आप रोशन कर रहे हैं, दैट स्पीक्स रियली हाई. एंड हम लोग आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आप भारत का नाम इसी तरह और रोशन करते रहें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग and connecting with the untold story of Commander Victor Mike. Thank you, Commander Saab. Thanks to you. I personally believe that today's episode had a very powerful message for all of you.
मैं आपको फिर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ और आपके सपोर्ट से मैं निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूँगा। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कमांडर विक्टर माइक्स चैनल। आपके सपोर्ट से मैं ऐसे और बेहतरीन पॉडकास्ट एपिसोड्स और स्टोरीज़, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ आप सभी तक पहुंचा पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।